Welcome back, students. Good morning. Next topic is the Constituent Assembly. Okay, the Constituent Assembly, especially इस topic में the making of the Constituent Assembly about India, यानी कि इंडिया की जो Constituent Assembly है उसके about explain किया जाएगा. Okay, let us go. The Constitution of India was formed by the representatives of the Indian peoples. An election to the Constituent Assembly were held in July 1946. Okay, जुलाई 1946 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जो विधानसभाएं थी, यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, साथ ही साथ जो 4 चीफ कमिश्नरीज थी और स्पेशल रूप से जो इंडिया में प्रिंसली स्टेट थे, उनके इन एरिया से टोटल मिक्स करके क्या किया गया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया गया. देखिए, after a period of the long discussion and debates, keeping in mind the diversity and aspiration of the people of India, एक बहुत लंबे डिस्कशन के बाद जो लोगों के स्पेशली इंडिया में जो लार्ज स्केल पे डाइवर्सिटी है पाई जाती है और साथ ही साथ एस्पिरेशन ऑफ पीपल्स, इनको ध्यान में रखा गया. एंड द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर फॉर्म, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम किया गया. दे वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, या वर्क बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल, यानी कि यह संप्रभुता के सिद्धांत पे, पावर के सिद्धांत पे क्या करता है, यह और जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, उनको फॉलो करने का काम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करता है. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग से लेके जो प्रोसेस है उसमें फर्स्ट टाइम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स थे, स्पेशली 1895 के आसपास बीजी तिलक ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने की बात कही थी. आगे चल के इसे महात्मा गांधी के द्वारा भी इस टॉपिक को उठाया गया अपने यंग इंडिया में. साथ ही साथ जो एम.एन. रॉय थे, एम.एन. रॉय ने फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही. उसके बाद 1934 में जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी, इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने भी क्या किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कही थी. उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 1937 में जब फिरोजपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था, उसमें इस मैटर्स को उठाया गया था. साथ ही साथ 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस एनुअल सेशन में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की गई थी. उसके बाद 1942 के का जो क्रिप्स मिशन आया था, स्पेशली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर होगा तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जिसमें मोस्टली क्या कंप्लीटली इसमें इंडियन पीपल्स को इन्वॉल्व किया जाएगा. तो 1942 के क्रिप्स मिशन में भी इसका था. तो ऐसे प्रोसेस चलती रही और साथ ही साथ जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, यानी जो भी इंडियन फेडरेशन का स्ट्रक्चर था, प्रोविंशियल जो ऑटोनोमी थी या डायरकी सिस्टम थी, उसे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट एंड 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन को एक सेम स्ट्रक्चर प्रेजेंट टाइम का दिया जा चुका था. ओके, तो इसको लेके इस समय सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था. उसी टाइम सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति के बाद ब्रिटेन की जो इकोनॉमिक पावर थी वह काफ़ी वीक हो गई. साथ ही साथ अमेरिका की जो इम्पेरियलिज्म पॉलिसी थी, फाइनेंशियल इम्पेरियलिज्म की पॉलिसी, इससे क्या हुआ कि अमेरिका अदर कंट्रीज पे प्रेशर डालने लगा, स्पेशल रूप से
जिन कंट्रीज की मोस्टली कॉलोनीज थी, और स्पेशली इंडिया के मैटर्स में कि इंडिया को फ्री किया जाए। साथ ही साथ ब्रिटेन की इकोनॉमिक कंडीशन भी सेकेंड वर्ल्ड वार में वीक हो गई। तो टोटल मैटर्स को देखते हुए क्या किया गया, और इस जो इंडिया में नेशनल मूवमेंट चलाया जा रहा था, स्पेशली ऐसे इंडियन लीडर्स भी थे, इंडियंस जो भी थे, एजुकेटेड पीपल जो इंग्लैंड में भी क्या करते थे, इंग्लैंड के पीपल्स के बीच ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, जो यहाँ पे डिफरेंट टाइप की रॉन्ग पॉलिसीज को ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्राफ्ट करती थी, उसके अगेंस्ट भी ब्रिटेन में ये लोग एक मूवमेंट चला रहे थे। तो कुछ ब्रिटिश जनता का भी पाव था। साथ ही साथ ब्रिटेन की जो लिबरल पार्टी थी, 1945-46 में ब्रिटेन में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, और जो लेबर पार्टी थी, ऐसा लग रहा था चर्चिल के बाद कि उसकी गवर्नमेंट्स आएगी, और कुछ मैटर्स पे वहाँ पे लेबर पार्टी ने इंडिया को फ्री करने को लेके अपने जो भी उनका इलेक्शन प्रोक्लेमेशन होता है उसमें बात कही थी। 1946 में क्लेमेंट एटली की गवर्नमेंट बनी, और गवर्नमेंट बनने के साथ क्या हुआ, उसके पहले ही कैबिनेट मिशन को मार्च 1946 में इंडिया भेजा गया था। कैबिनेट मिशन कांग्रेस के और अदर पार्टीज के लीडर्स से मिले, गांधी से, नेहरू से, सुभाष से, राजेंद्र प्रसाद, इन सब से मिली, और मिलने के बाद यह तय हुआ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, जिसके इलेक्शन जुलाई 1946 में होंगे। तो जुलाई 1946 में इलेक्शन हुए, स्पेशली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे उनसे, और साथ ही साथ जो प्रिंसली स्टेट थे उनसे भी रिप्रेजेंटेटिव को इसमें इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। तो इलेक्शन के बाद जो स्ट्रक्चर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, उसमें टोटल जो अगर देखें हम क्राइटेरिया इलेक्शन में, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्ट हुई थी। इसमें जो 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, उन प्रोविंसेस के जो वोटर्स थे, स्पेशली रूप से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन होते थे, उन्होंने क्या किया, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन में वही इनको इनडायरेक्टली चुने, क्योंकि अभी इतना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का क्राइटेरिया को अडॉप्ट नहीं किया गया था। ओके, तो 10 लाख पॉपुलेशन में 1 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को, जो इंडियन पीपल्स का रिप्रेजेंटेटिव करते थे, उनको क्या किया गया, इलेक्ट करने का काम किया गया। इलेक्शन में जिसमें मोस्टली 389 टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सीट थी, जिनमें 296 ब्रिटिश प्रोविंसेस, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंसेस एंड 4 चीफ कमिश्नरी से, यानी 296, 73 सीट जो प्रोवाइड की गई थी वह प्रोवाइड की गई थी स्पेशली 93 सीट जो थी वह प्रिंसली स्टेट जो थे उनके फेवर में थी, यानी कि 93 सीट्स प्रिंसली स्टेट के लिए रखी गई थी। और साथ ही साथ जब इलेक्शन हुए तो इलेक्शन में 204 या 5 के आसपास सीट कांग्रेस जीत के आई, जो सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे। 73 सीट्स मुस्लिम लीग ने जीता, और उसके बाद जो लोकल पार्टी थी, जैसे कृषक प्रजा पार्टी, यूनियनिस्ट पार्टी, जस्टिस पार्टी, और भी जो अदर पार्टी थी, चाहे वह नॉर्थ फ्रंटियर प्रोविंसेस में हो, पंजाब पाकिस्तान का एरिया आज का, या बांग्लादेश में, तो इनके वन मेंबर्स थे, और इसमें 8 मेंबर्स या नॉन पार्टिएबल मेंबर्स थे, इसे निर्दलीय कहा जाता है। ओके, और मुस्लिम लीग इसमें 73 सीट्स जीत के आई थी, 80 इसकी रिजर्व थी 73 सीट्स मुस्लिम मेंबर्स जीत के आए। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई, तो उसमें जो सबसे सीनियर लीडर्स थे, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को इनका परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया गया। और साथ ही साथ इसमें जो 9 दिसंबर 1946 को बनी, तो उसमें मुस्लिम लीग ने वॉकआउट कर दिया, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट जो मीटिंग हुई इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, और दिखा दिया कि हम एक मुस्लिम लीग का कहना था हम एक डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे, हमारा अगला रहेगा पाकिस्तान की डिमांड को इन्होंने तेज कर दिया।
जिसको लेके 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट डे को इकबाल, यानी कि जो डायरेक्ट डे था, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा, जिसपे बंगाल में और पंजाब में लार्ज स्केल पे रॉयट्स से स्टार्ट हो गए, दंगे, जिसे हिंदू मुस्लिम रॉयट्स कहते हैं। ओके, बाद में चल के मुस्लिम लीग शामिल हुई इसमें, और मुस्लिम लीग इस एवज में शामिल हुई थी कि हम क्या करेंगे, जो भी एक्टिविटीज है कांग्रेस की, उसमें हम सिर्फ बाधा डालने की कोशिश करेंगे, हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश करेंगे। और जिसका रिजल्ट ये रहा कि इसके बाद माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाने के बाद क्या किया गया कि जो भी गवर्नमेंट बनी थी उस समय, उसके प्रेसिडेंट थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, और साथ ही साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट मेंबर प्रेसिडेंट बनाया गया, और साथ ही साथ एस.सी. भाभा को वाइस प्रेसिडेंट को किया गया। और सितंबर, यानी कि जुलाई के बाद सितंबर 1946 के आसपास ही एक इंटरनल गवर्नमेंट बनाई गई, जिसमें मैंने बताया कि माउंटबेटन इसके गवर्नर जनरल जो थे वो मेन प्रेसिडेंट थे इस गवर्नमेंट के, यानी कि टोटल ऑल ओवर इंडिया। साथ ही साथ वाइस प्रेसिडेंट में गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात, और उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया। और इस पे स्टार्टिंग में इसमें 13 मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग ने बायकॉट किया, लेकिन फिर कुछ महीनों के बाद मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में इंक्लूड हो गई। फिर 3 मेंबर्स को हटा के कांग्रेस के और 5 मुस्लिम लीग के मेंबर्स को, जो अंतरिम गवर्नमेंट बनी थी, इंतरिम गवर्नमेंट, उसमें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। तो टोटल क्या हो गई, 15 मेंबर्स की एक कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, जो गवर्नमेंट थी, जो कुछ एक लंबे समय तक चली। बाद में कांग्रेस इससे हट गई, सॉरी मुस्लिम लीग ने इस, और मुस्लिम लीग गवर्नमेंट में इसीलिए शामिल हुई इंटरिम गवर्नमेंट में कि टोटल क्या किया जाए, टोटल हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश की जाए। और साथ ही साथ उसने जो फाइनेंस मिनिस्टर का पोस्ट होता है वह लियाकत अली को दिलवाया। बाद में वही लियाकत अली जो मुस्लिम लीग की तरफ से पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हुए, फिर आई चुंदरगियर थे, ऐसे करके 5 मेंबर्स थे जो हमेशा इनकी एक्टिविटीज में वो हिंड्रेंस पैदा करने की कोशिश करते थे। तो ऐसे चलता रहा सिस्टम। फिर अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिपेयरिंग की बात देखें तो फर्स्ट मीटिंग 9 सेकेंड जो राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाया गया 11 दिसंबर 1946 को। उसके बाद एक प्रोसेस चलता रहा। फिर इसके बाद इलेक्शन, उस समय इलेक्शन हुए थे, ब्रिटेन में गवर्नमेंट चेंज हो गई, लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनी, और क्लीमेंट एटली जो लिबरल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते थे और जो इंडियन लिबर्टी के फेवर में थे, एक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हुए, ब्रिटेन हुए। इन्होंने फरवरी 1947 में यह डिक्लेयर कर दिया प्राइम मिनिस्टर बनते ही कि 30 जून 1948 से पहले इंडिया को फ्री कर दिया जाए। उसके बाद जो लॉर्ड बेवेल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनको वापस बुलाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन को मार्च में ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना के भेजा गया। यहाँ पे आने के बाद फिर माउंटबेटन इंग्लैंड गए, और वहाँ से उन्होंने एक माउंटबेटन प्लान लेके आया, जिसे 3 जून 1947 के आसपास इसे इंडिया में अप्लाई करने का काम किया गया। इसके अकॉर्डिंग मुस्लिम लीग की डिमांड को देखते हुए इंडिया और पाकिस्तान नामक 2 स्टेट, यानी कि इसे ऐसे कैटेगराइज किया गया था कि कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान 2 अलग अलग राष्ट्र होंगे और नेशंस होंगे। और साथ ही इसमें जो प्रिंसली स्टेट थे उनको सेपरेट रखा गया, उनको फ्री कर दिया गया। महारानी को कहा गया था ये अगर चाहे तो पाकिस्तान में इंक्लूड हो और चाहे तो इंडिया में इंक्लूड हो। और उसके बाद जुलाई 1947 के आसपास जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग होने लगी, तो इसमें इंडिया पार्टीशन को लेके जब लास्टली ये हो गया कि पार्टीशन होगा, तो सरदार वल्लभ भाई, जो गोविंद वल्लभ पंत जो फर्स्ट गवर्नर ऑफ यूपी थे,
इन्होंने पार्टीशन के रिजोल्यूशन को पास किया, जिसको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने क्या किया, एक्सेप्ट करने का काम किया। और एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद एक तय किया गया कि 14 और 15 अगस्त, 14 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को इंडिया, यानी कि दो अलग अलग कंट्री होंगे। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोसेस, इंडिया के मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसने अपनी एक कोई अलग, चूँकि स्टार्टिंग में ही ये कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में इंक्लूड नहीं हुई थी, गवर्नमेंट में तो इंक्लूड हो गई, लेकिन कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली में मुस्लिम लीग इंक्लूड नहीं हुई, जिसके 73 सीट्स जो 1946 के इलेक्शन में जीत के आए थे। तो इसके बाद क्या हुए, उसने अपनी एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई। इंडिया जो पहले ही अपनी कॉन्स्टिट्यूंस असेंबली बना चुका था और जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपरेशन की प्रोसेस चल रही थी, इसमें 3 प्रोसेस हुई। और इस प्रोसेस में क्या हुआ, 2 years 11 month और समथिंग डे में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने का काम किया गया, जिसमें डिफरेंट टाइप की कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी जो मेन थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रेसिडेंशिप में, जिसमें डीपी खेतान थे, फिर के मुंशी थे, बाद में चल के BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया गया, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। तो ये प्रोसेस चलती रही और एक हर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर एक टॉपिक पे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, इन्होंने क्या किया, उस पर डिस्कशन करने का काम किया। और डिस्कशन करने के साथ ही साथ सब पे कम्प्लीटली उसके हर एक पार्ट पे डिस्कशन होने के बाद उसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उस आर्टिकल को मर्ज कर दिया जाता था। फाइनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल, 8 शेड्यूल एंड 22 पार्ट्स थे इसके, ओके। और उसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को कम्प्लीटली इसे प्रिपेयर कर दिया गया, तैयार कर दिया गया। साथ ही साथ इस पे टोटल सबके सिग्नेचर्स हो गए। फिर इसमें से जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे, कुछ 5, 6, 7, 8 जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे, इलेक्शन से रिलेटेड थे, और जो भी वैसे थे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल से रिलेटेड, इनको 26 नवंबर 1949 को ही अप्लाई कर दिया गया। और जो एक्स्ट्रा थे, जो बाकी टोटली कॉन्स्टिट्यूशन था, इसे 26 नवंबर 1950 को इसे अडॉप्ट करने का काम किया गया, यानी कि इसे अप्लाई करने का काम किया गया। 24 जनवरी 1946 को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल मेंबर्स ने इस पे सिग्नेचर किया, जितने भी थे मुस्लिम लीग के हटने के बाद। और साथ ही साथ 24 जनवरी 1950 और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करने का काम किया गया, ओके। तो ये रहा आपका टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए इसको हम एक बार पढ़ देते हैं, क्या है। In according with the view of the Cabinet Mission Plan 1946, a Constitution Assembly was set up to write the Constitution for the India. Okay. Indirect election were held and provincial assemblies elected their representative. मैंने बात किया कि डायरेक्ट प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा क्या किया गया था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट किया गया था। और इनको क्या की थी जनता, तो उस समय कम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी प्रोवाइड नहीं किया गया था, कम लोगों को ही जो एक टैक्स प्रोवाइड करते थे वोटिंग पावर दिया गया था, ओके। एंड हेल्ड एंड प्रोविंशियल असेंबली इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड प्रिंसली स्टेट्स नॉमिनेटेड देयर द मेंबर्स। और प्रिंसली स्टेट क्या कहते हैं, अपने मेंबर्स नॉमिनेट भेजते थे। जो 93 सीट्स थी वो नॉमिनेट किए थे, जो राजा महाराजा थे उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को जिनको चाहते थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में भेज दिया था, उस राज्य की, उस प्रिंसली स्टेट की जो पीपल्स थे उनके सपोर्ट में, ओके। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन हैड 299 मेंबर्स, ओके। क्योंकि बाद में चल वैसे 389 थी, लेकिन 73 मुस्लिम लीग के निकल गए थे। एंड दे वर्क ऑन इट टिल द दिसंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्क द सिस्टमैटिक मैनर्स, ओके। इसने हर एक काम को क्या किया, सिस्टमैटिक मैनर से करने का काम किया। एंड फॉर सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइडेड एंड एग्रीड अपॉन, एंड देन अ ड्राफ्टिंग कमिटी चेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मैंने नाम लिया 7 मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमिटी थी, ओके, जिसमें अल्लाद के स्वामी आया थे, डीपी खेतान थे, बहुत से ऐसे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे जो बैरिस्टर पढ़ के आए थे। एंड प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिस्कशन
एंड अ थ्रो डिस्कशन टुक प्लेस ऑन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया। ओके, लास्ट में आपका है देखिए गिविंग वैल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू एंड फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।